नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो हम जो है इन वीडियोस के जरिए जुड़े हुए हैं सीटेट की प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, तो हम कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन जो कि जुलाई 2025 की प्रिपरेशन है। ठीक है, तो जुलाई 2025 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम जो है वो एसएसटी वाला पार्ट जो है वो कर रहे हैं और एसएसटी वाले पार्ट में हमने लगभग क्लासेस जो हैं वो कितनी कंप्लीट कर ली है, 23 क्लासेस कर ली हैं। तो आज की क्लास नंबर ये है 24 नंबर। ठीक है, तो इसके पीछे की जो क्लासेस हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट जो है वो बना के डाल दी है। तो आप प्लीज उन सभी क्लासेस को सीक्वेंस वाइज जरूर चेक करें। आप क्लास 1 से अगर चेक करोगे तो आपके लिए ये जो क्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे सीटेट की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये सभी जो क्लासेस हैं इन सभी क्लासेस को मैं एक क्वेश्चन वाइज भी बना सकती थी। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम एक टॉपिक के जरिए किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो हम जो है वो एक टॉपिक पकड़ के उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं या जितने भी रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन उन सभी को हम जो है इन क्लासेस के जरिए रीड कर रहे हैं। तो आज की क्लास जो है ये है हमारी आधुनिक भारतीय का इतिहास, यानी कि आज की क्लासेस से यानी कि 24 नंबर की क्लास से शुरू हो रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। और इसके पीछे की जो क्लासेस हैं उनमें हमने जो है वो कुछ क्लासेस में पहले की क्लासेस जो है उनमें हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा है। उसके बाद हमने जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं। जैसे कि हमने इस्लाम जो वंश है, इस्लामिक वंश, उनके बारे में पढ़ा है हमने। और भी बहुत जैसे मराठा साम्राज्य, मुगल वंश, बहुत कुछ हमने उन क्लासेस में पढ़ा है। तो अगर आप इन क्लासेस को जरूर जाकर चेक करें, अगर आप इनको देखते हो तो आपके लिए ये क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और एक इंटरेस्टिंग वे के साथ जो है वो आपको लगेंगी। ठीक है, आप एक पढ़ने में जो जिनका मन नहीं लगता है, हिस्ट्री पढ़ना जिनको बोरिंग लगता है, उनके लिए ये जो क्लासेस है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सीटेट में हमें देखने को मिलते हैं। आपको पता है सीटेट में एसएसटी वाले पार्ट के 60 क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 60 क्वेश्चन अगर हमारे बहुत अच्छे से इनमें नंबर आ जाएंगे तो हमारा जो सीडीपी वाला पार्ट है या हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट है उनकी भी हम जो है वो अच्छे से जो है वो हम प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, तो एसएसटी वाला पार्ट जो है उसको पक्का करने के लिए ये क्लासेस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। और ये क्लास नंबर 24 है। पीछे की 23 क्लासेस को जरूर जाकर चेक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उन क्लासेस को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो सीटेट में हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक भारत का इतिहास में आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, तो ये जो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण वाला काल है ये कब से, कहां से और कैसे शुरू हुआ? जो सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? यानी कि उस टाइम पे जितने भी जो सुधार हुए हैं, जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुए हैं, उनके बारे में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रह्म समाज, यानी कि जितने भी सोसाइटीज बनी हैं, जितने भी जो संस्थाएं बनी हैं या जितने भी जैसे कि एक तरह से आंदोलन चले हैं या एक तरह से आप कह सकते हो कि जितनी भी एक समाज की दशा को सुधारने के लिए जितनी भी सोसाइटीज या जो सभाएं हैं जो बनाई गई थी उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा ब्रह्म समाज। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर ही ब्रह्म समाज क्यों आता है? क्योंकि यहीं से जो है इसी जो ब्रह्म समाज है यही जो है जो पहला भारत का पहला पुनर्जागरण जो एक तरह से सभा है उसको कही जा सकती है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के बारे में हम जान लेते हैं कि ब्रह्म समाज आखिर है क्या। ये जो ब्रह्म समाज है ये राजा राम मोहन राय जो थे उनके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो की गई थी। कौन से ईयर में? ये आपने जरूर याद रखना है, 1828 में। 1828 में ये ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी ये की गई थी। ठीक है, तो यही सभा जो है ये जब 1930 आया था, ये 1828 में ये सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा तो बनाई गई थी, लेकिन जब 1930 आया था तो यही सभा जो थी ये ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज जो था वो बन गई थी। ठीक है, 1930 का आपको काल याद है कि उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे जो था वो
एक तरह से स्वाधीनता के लिए लड़ाई जो थी वो की जा रही थी। महात्मा गांधी का ये टाइम पीरियड कहा जा सकता है। तो इस टाइम पे जो था यही ब्रह्म समाज जो था ये क्या बना था, ब्रह्मो समाज। तो यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा, और कब की गई थी, 1828 में। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है। और एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 1930 का जो ब्रह्मो समाज है वो भी ब्रह्म समाज से ही बना है। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन हमारे इसी लाइन से जो है वो बन जाते हैं। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें अगर आप मेरी क्लास में जो है वो पहुंच चुके हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर आप इनको नोट डाउन करके रखते हो तो जब एग्जाम का टाइम आता है नजदीक तो आप इन सभी को एक बार से रिवाइज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आगे आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक क्या कहा जाता है, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, और या मसीहा जनक, या फिर मसीहा, पुनर्जागरण का मसीहा, आधुनिक भारत का पिता, या भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इनको ही कहा जाता है। ठीक है, तो इनको कितनी कितनी सारी उपाधियां दी गई हैं और क्यों दी गई हैं। आपसे इन लाइन में से कोई भी लाइन एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक लाइन दे रखी होगी कि भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो वहां पे 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे होंगे। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा या जनक कहा जाता है, और आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, और इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, और इनको पत्रकारिता का जनक भी इनको ही कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। तो ये जो 3-4 जो इनकी उपाधियां हैं, ये 3-4 जो इनको टैग वर्ड मिले हैं, आप एक तरह से कह सकते हो कि एक तरह से उपाधियां जो मिली हैं इनको, तो इनको जरूर आपने याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, तो आगे आता है, अब ये इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना तो कर दी, लेकिन ये किस प्रथा का उन्मूलन करना चाहते थे, ये किस प्रथा को खत्म करना चाहते थे। वैसे तो समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं थी, लेकिन इनको जो था, इन्होंने सती प्रथा, ठीक है, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। इन्होंने जो था, इन्होंने देखा जब ये एक टाइम था जब ये एक घाट पर गए थे, तो उन्होंने वहां पर देखा था कि बहुत सारा धुआं इकट्ठा करके जो था, और बहुत सारे ढोल नगाड़ों के साथ जो था, एक औरत को उसके पति के साथ, यानी कि एक विधवा को उसके पति के साथ, जो एक नौजवान लड़की थी उसको ही उसके पति के साथ जो था वो जला दिया गया और धुआं कर दिया गया, और बहुत सारे ढोल नगाड़े बजा दिए गए ताकि उसकी चीखें या पुकारें जो है वो कोई और दूसरा ना सुन सके। ठीक है, तो ऐसा किया जाता था कि जब एक औरत का पति मर जाता था तो उसको उसके साथ ही जिंदा जो है वो जला दिया जाता था, चिता पे लिटा दिया जाता था और उसको जला दिया जाता था। ये कुप्रथा जो थी, ये जो थी राजा राम मोहन राय को सबसे ज्यादा ये प्रथा जो थी राजा राम मोहन राय को खटकती थी। वो चाहते थे कि इस प्रथा को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। ये जो प्रथा है ये बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हो कि एक समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है। इस प्रथा को वो समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आत्मीय सभा जो 1814 में बनी थी उसको और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, आत्मीय सभा और वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। आगे आता है कि 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। आगे आता है कि 1809 में, अब 1809 जब ब्रह्म समाज बनने से पहले की हम बात कर रही हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फारसी में एकेश्वरवाद का एक उपहार नामक पुस्तक जो थी वो लिखी थी। तो आपसे पुस्तक भी इनकी पूछी जा सकती है। वैसे तो एग्जाम में मैक्सिमम ब्रह्म समाज के बारे में ही इनसे रिलेटेड पूछा जाता है, लेकिन कई बार जो होता है एग्जामिनर जो है, मैं आपको बोलती हूँ एग्जामिनर जो है वो किसी भी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे इनकी जो बुक है कि कौन सी बुक जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो एकेश्वरवाद को एक उपहार नामक पुस्तक जो थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो थी वो लिखी गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, और ये फारसी भाषा में इनके द्वारा लिखी गई थी। आगे आता है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का प्रकाशन भी इनके द्वारा जो था वो किया गया था। पत्रकारिता का इनको जनक क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि उनके द्वारा बहुत सारे लेख जो थे, आर्टिकल जो थे, बहुत सारे जो पत्र थे, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर थे वो इनके द्वारा जो थे वो स्थापित जो थे वो किए गए थे, या जिनका जो प्रकाशन है वो इनके द्वारा किया गया था। तो उनमें आता है संवाद कौमुदी और मिरातुल, ये दो अखबारें जो है वो इनके द्वारा जो थी उनका प्रकाशन
किया गया था। ठीक है, आगे आता है कि राजा राममोहन राय जो के प्रयासों के चलते इन्होंने बहुत प्रयास किए। इन्होंने जब एक नौजवान लड़की को उसके पति के साथ जिंदा जलते हुए देखा तो इनका जो अंदर से दिल था वो एक झकझोर चुका था। ये चाहते थे कि मैं इस प्रथा को जो है वो जड़ से समाप्त करके ही रहूंगा। तो इनके जो प्रयास थे, इन्होंने बहुत प्रयास किए इस प्रथा को समाप्त करने में, इनका सबसे ज्यादा योगदान जो है वो रहता है। तो इन्होंने इनके प्रयासों के चलते ही 4 दिसंबर 1829 में, ठीक है, 1829 को जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था तो उस टाइम पे लॉर्ड कौन थे, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका नाम जरूर आपने याद रखना है और नोट भी कर लेना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो था बंगाल सती विनियम, अब इसका नाम क्या रखा गया, ये जो एक तरह से एक क्या कह सकते हो आप, एक प्रतिबंधित कर दिया गया इस चीज को, एक जो था एक रिपोर्ट पेश कर दी गई कि अब जो है वो इस सती प्रथा का बिल्कुल प्रतिबंध, कानूनी तौर पर जो था वो प्रतिबंध उसको कर दिया गया कि किसी भी औरत को उसके पति के साथ जो है वो नहीं जलाया जाएगा, उसका जो सती प्रथा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब औरतों को उसके पति के मर जाने के बाद जो है वो जीने का हक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनके द्वारा जो था इन्होंने, राजा राममोहन राय ने बहुत ज्यादा प्रयास किए। इन्होंने 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके द्वारा बंगाल सती विनियम के नाम से के तहत जो था वो प्रतिबंध कर दिया गया इस प्रथा को। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया सती प्रथा के ऊपर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है 1829 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, राजा राममोहन राय थे, तो इनके प्रयासों से जो था वो सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध था वो लगा था। तो ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया, तो राजा राममोहन राय का नाम आएगा। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सती प्रथा के अंत किसमें, लॉर्ड कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का अंत जो है वो कब हुआ था, तो 4 दिसंबर 1829 में। वैसे तो ईयर ही पूछा जाता है, आप अगर डेट को भी याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे आता है कि 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन जो है वो हो गया था। ठीक है, अब जो था, जो राजा राममोहन राय के द्वारा एक 1828 में एक सपना देखा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, उसके जो थे वो 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, 1865 के आते आते उसके जो थे वो 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, तो वो 2 भागों में बट गया। कौन कौन से भाग थे, पहला तो था आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, जो ब्रह्म समाज था उसका नाम आदि ब्रह्म समाज बन गया एक तरफ, दूसरी तरफ बन गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 2 तरह के इनका विभाजन हो गया। जो आदि ब्रह्म समाज था उसके प्रमुख जो थे वो देवेंद्र नाथ बने, और दूसरी तरफ जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के जो प्रमुख थे वो केशव चंद्र सेन बने। ठीक है, तो ये भी आपने, इसके अगर हम बात करें तो इसके आगे आते हैं आर्य समाज। ब्रह्म समाज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज जो था वो, इसकी स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जो थी, सरस्वती जी जो थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना जो थी वो करी थी। ठीक है, कब की थी 1875 में। 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राममोहन जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद जो 1875 है, यानी कि 1875 में, कहां पर, बंबई में। ठीक है, बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना जो थी वो की थी। तो ये जो आर्य समाज था, इसका जो था, इसका लक्ष्य भी समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी उनको समाप्त करना था। ठीक है, तो बाल विवाह का ये विरोध करते थे, विधवा पुनर्विवाह का ये समर्थन करते थे, और बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जिनको की समाज में बहुत ज्यादा ये विरोध करते थे इन कुरीतियों का। ठीक है, जैसे जाति प्रथा हो गया, भेदभाव हो गया, एक तरह से छुआछूत हो गया, तो वो उस तरह की कुरीतियों को ये समाप्त करना चाहते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में जो था वो आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय जो था वो लाहौर में था। कहां पे था, लाहौर में इसका मुख्यालय था। आगे आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, एक एग्जाम था उसमें जो था वो ऐसा नहीं पूछा गया कि किसके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ऐसा पूछा गया कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिनके द्वारा की आर्य समाज की स्थापना की गई है, उनका मूल नाम क्या था, क्या उनका बचपन का नाम क्या था, तो उनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, क्या नाम था, मूल शंकर, ये आपने याद रखना है। आगे आता है कि सन 1874 में हिंदी भाषा के सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने रचना की थी। हिंदी भाषा में इन्होंने, इनकी जो राजा राममोहन राय की रचना जो थी वो फारसी भाषा में थी,
लेकिन जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने हिंदी को इंपॉर्टेंस देकर इन्होंने हिंदी भाषा में अपने जो रचना करी, सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने हिंदी भाषा में उसकी रचना करी। आगे आता है जिसे आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, आर्य समाज का बाइबल जो है सत्यार्थ प्रकाश, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उसकी रचना हिंदी भाषा में की गई थी, ये आपने याद रखना है। आगे आता है कि दयानंद ने वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य की रचना जो थी वो की थी। तो वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य की रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनके नारे बहुत पूछे जाते हैं कि इनके द्वारा जो था वो नारे दिए गए थे। तो कौन कौन से नारे दिए गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनके द्वारा सबसे पहला जो नारा था वो था भारत भारतवासियों के लिए है। ठीक है, ये नारा इनके द्वारा दिया गया था कि भारत जो है वो भारतवासियों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये नारा भारत भारतवासियों के लिए है। और दूसरा नारा जो है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने याद ही रख लेना है, वेदों की ओर लौटो। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो किसके द्वारा जो था वो दिया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का जो नारा था वो दिया था। आगे आता है स्वामी दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। आगे आता है आर्य समाज ने गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए शुद्धि आंदोलन का जो था वो शुरू किया था। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? शुद्धि आंदोलन जो था वो आर्य समाज के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका क्या मोटिव था? इसका मोटिव था कि जो गैर हिंदू हैं वो अगर हिंदू धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं तो उनके लिए ये आंदोलन जो था वो चलाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, शुद्धि आंदोलन। ठीक है, आगे आता है प्रार्थना समाज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, इनका नाम आपने याद रखना है, महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, ये जो दो व्यक्ति थे, इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। तो आगे आता है कि महादेव रनाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो ये जो महादेव गोविंद रनाडे थे जो कि प्रार्थना समाज से संबंध रखते थे, इन्होंने ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी करी थी, ये भी आपने याद रखना है। तो प्रार्थना समाज के बारे में, तो प्रार्थना समाज जो था उसका लक्ष्य जो था वो जाति प्रथा का अंत करना था, बाल विवाह का बाल विवाह को समाप्त करना था, मूर्ति पूजा का विरोध करना था, हिंदू समाज में अन्य कुरीतियों का विरुद्ध जो था ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, प्रार्थना समाज का आंदोलन जो था वो जाति प्रथा का अंत करना था, बाल विवाह का विरोध करना था, विधवा पुनर्विवाह, जो भी उस टाइम पे कुरीतियां थी। ठीक है, हिंदू जो समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जिनको ये समाप्त करना चाहते थे, जैसे कि मूर्ति पूजा, तो ये मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। ठीक है, आगे आता है रामकृष्ण मिशन। ये जो रामकृष्ण मिशन है ये स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद, स्वामी दयानंद का ही नाम आ रहा है, वो तो आर्य समाज से संबंधित थे। आगे आता है विवेकानंद। ये विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में बेल्लूर नामक स्थान पर इसकी स्थापना जो थी वो करी थी। कहां पर करी थी? कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। तो विवेकानंद जो थे ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, जिनके नाम पर ये मिशन चलाया गया या आंदोलन चलाया गया, उनके ये शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस उनके ये शिष्य थे। और विवेकानंद की हम बात कर रहे हैं। ये जो विवेकानंद थे इनका मूल नाम जो था या इनका जो असली नाम था वो था नरेंद्र दत्त नाथ दत्त। क्या नाम था इनका? पूछा जाता है ये एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद जी के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो था वो इनका नाम था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आते हैं 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में। ठीक है, ये बहुत बार और बहुत तरह से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो अमेरिका के 1893 में अमेरिका के शिकागो, ठीक है, अमेरिका के शिकागो में सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। किसने? विवेकानंद जी ने। ठीक है, जो कि पहला विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में होने जा रहा था, उसमें जो था वो विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व धर्म में भारत की ओर से कौन सम्मिलित हुआ था? तो वो हुआ था नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि विवेकानंद। ठीक है, तो विवेकानंद और ये सम्मेलन 1893 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के शिकागो में हुआ था।
सेंट कोलंबस हॉल में हुआ था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कई बार जो है वो हॉल पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा था, ईयर पूछा जा सकता है कौन सा था, आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कौन सी थी। तो 11 सितंबर उस टाइम डेट थी। शिकागो शहर था और अमेरिका का ये शहर था सेंट कोलंबस हॉल था। ठीक है, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था। तो विवेकानंद जी शामिल हुए थे। सिस्टर निवेदिता इनकी शिष्या थी। विवेकानंद जी की जो शिष्या थी वो सिस्टर निवेदिता थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आता है सैयद अहमद, इनके नाम के साथ सर भी लगता है, सर सैयद अहमद। ठीक है, तो ये जो थे ये 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा जो थी वो की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल ये जो कॉलेज था इनके द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था, जो कि जिसका नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था वो बन गया था। पहले इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसके बाद 1920 में जो था वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था ये बन गया था। आगे आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना जो थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट जो थी उसने इसकी स्थापना जो थी वो करी थी। इन्होंने 1858 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, जो 1916 में जाकर पंडित मदन मोहन मालवीय के संरक्षण में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था वो बन गया था। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, जिसको कि बाद में जो था वो क्या बना दिया गया था? हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था वो 1916 में बना दिया गया था। यानी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसको बाद में जाकर जो था वो बनारस हिंदू कॉलेज जो था वो बना दिया गया था। आगे आता है यंग भंग आंदोलन। यंग भंग आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? हेनरी डेरोजियो। ठीक है, हेनरी डेरोजियो जो थी इन्होंने यंग भंग आंदोलन की स्थापना करी थी। ये जो थे ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे। कौन थे? कलकत्ता के हिंदू कॉलेज जो था उसमें ये शिक्षक थे। तो ये जो हमने सब ब्रह्म समाज पढ़ लिया, आर्य समाज पढ़ लिया, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सर सैयद अहमद और थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये जितने भी धार्मिक सामाजिक सुधार हुए थे उनके बारे में हमने आज क्लास में जो है वो पढ़ लिया है। आज की क्लास जो थी वो 24 नंबर की थी, ये भी आपने याद रखना है। और आपको मेरी क्लास जो है वो कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। पीछे की क्लासेस जो है उनको भी जाकर जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।